वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी PGT we discuss about सिविल या नागरिक समाज, औद्योगिक समाज, TV Baltimore, Sociology, A Guide to Problem and Literature on behalf of the three type of society that on the basis of system of institutions and on the basis of number of forms of social groups. Now today we will discuss about समाज के अन्य महत्वपूर्ण प्रकारों में सिविल नागरिक समाज हमने पढ़ाया, दूसरा औद्योगिक समाज। अब मैं तीसरे समाज की चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है PGT एग्ज़ाम्स और GIC प्रवक्ता एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र। ये है उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। औद्योगिक समाज की पश्चातवर्ती अवस्था के रूप में उत्तर औद्योगिक समाज और उत्तर उद्योगवाद ऐसे समाज की ओर इशारा करता है में सेवा और सूचना के क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास होता है और औद्योगिक विनिर्माण की प्रक्रिया में निरंतर कमी आती रहती है। डेनियल बेल, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973, और फ्रांस में ही 1974 में इसके एक साल बाद एलेन तुरेन ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्दों का प्रयोग किया था। अमेरिका के डेनियल बेल ने द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 एंड इन फ्रांस एलेन तुरेन 1974 पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इन शब्दों का प्रयोग किया था। नाउ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी salient features are specific features। उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता। पहली विशेषता है सेवा अर्थव्यवस्था, फिर ज्ञान अर्थव्यवस्था, सूचना और संचार तकनीक का विशेष महत्व, शारीरिक श्रम, इसी के साथ साथ मानसिक श्रम का विकास और उत्पादन के चरित्र में आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है बहुलवाद। आंद्रे गॉर्ज 1982 ने उत्तर औद्योगिक समाज को डिवाइडेड सोसाइटी की संज्ञा दी है। कैसी सोसाइटी बताई है? डिवाइडेड सोसाइटी। एप्पलबॉम 1992 ने समाजों में भोग विलास और अवकाश के महत्व को प्रायोरिटी दी। इसी के साथ साथ अगले समाज की चर्चा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी को उत्तर औद्योगिक और उत्तर आधुनिक समाज के समकक्ष समझते हैं। डेनियल बेल और तुरेन ने उत्तर औद्योगिक अवस्था को समकक्ष रखा है और ऐसा समाज जिसमें भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सूचना के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है, सूचना समाज कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट सूचना तकनीक, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल और नवीनतम सूचना संचार प्रौद्योगिकी के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है। अगले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोसाइटी की बात करता हूँ, प्लूरल सोसाइटी। धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाति, प्रजाति, नस्ल, इसके आधार पर डिफरेंट समुदायों में बटे होते हैं और बहुल समाज कहते हैं इनको। आज के समाजों में ऐसी विशेषता देखी जा सकती है जैसे कि भारत और अमेरिकी समाज।
बहुत ही उत्तम उदाहरण है इसके। अनेक जाति, प्रजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, ये काफ़ी लोग बहुत ही संख्या में रहते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, बहुत बहुल समाज की उपस्थिति प्रत्येक स्थान पर देखी जा सकती है। समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जेलनिक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। धार्मिक ग्रंथों में भी इस सिद्धांत का समर्थन मिलता है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं इस सिद्धांत को। वह अपने आप को निरंकुश राजा बनाना चाहता था। कहते थे कि राजा दैवीय अधिकार के अनुसार राज्य का संचालन करता है। राजा ईश्वर शक्ति प्राप्त करता है और इसी से वह संसार में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन इतना बड़ा पाप है कि भगवान की शक्ति का उल्लंघन है। जेम्स फर्स्ट ने कहा है कि जनता को दुष्ट राजा के विरोध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन भगवान ने जनता के पापों के दंड के परिणाम स्वरूप उस दुष्ट राजा को जनता के ऊपर भेजा है और इनके अनुसार जनता और प्रजा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस सिद्धांतों के समर्थकों का विश्वास था कि राज्य की भगवान द्वारा उसी तरह उत्पन्न किया गया है जिस प्रकार से भगवान ने समस्त विश्व को बनाया है। इसलिए राज्य एक दैविक संस्था नहीं थी, एक दैविक संस्था थी और मानवीय नहीं थी। इसी कारण से संस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, न ही एक राजा के अधिकारों में कोई परिवर्तन हो सकता था। इस सिद्धांत में भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य करता था। प्रत्यक्ष रूप से उस समय का मतलब है कि राजा भगवान माना जाता था। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है राजा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। चाहे राजा अच्छा हो या बुरा, उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। इस सिद्धांत में राज्य के निर्माण और विकास में मनुष्य के महत्वपूर्ण योगदान को महत्व नहीं देता। राजा दैवी नहीं, मानवीय संस्था है। दूसरा जो सिद्धांत था समाज की उत्पत्ति का, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो शक्ति का सिद्धांत। इसमें समर्थक राज्य की उत्पत्ति को आक्रमण और विजय के द्वारा बताते हैं। शांति के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख प्राचीन पुस्तक और महत्वपूर्ण कथन में मिलता है। समर्थकों में विशेष रूप से डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स, एंजिल हैं और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य शक्ति द्वारा उत्पन्न हुआ है। शक्तिशाली व्यक्तियों ने निर्बल व्यक्तियों या कबीलों पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने अधीन बना लिया। इस तरह से विजयी शक्ति ने इस प्रकार की संस्था को जन्म दिया जो कि राज्य बन गया। इस सिद्धांत में राज्य आंतरिक शांति और आक्रमणों से रक्षा करने के लिए उत्पन्न हुआ है। सिद्धांत के जो सपोर्टर है वो कहते हैं कि आधुनिक काल में भी आर्थिक शक्तिशाली राज्यों की शक्ति निर्बल राज्यों को नष्ट कर देती है। कोरिया और वियतनाम का उदाहरण ले सकते हैं। ब्लैंड साली कहते हैं, शक्ति के सिद्धांत के अनुसार बिना शक्ति के एक राज्य उत्पन्न नहीं हो सकता, ना ही स्थायी रह सकता है। और इस सिद्धांत पर सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि शक्ति सबसे उच्च सत्य है। और इस सिद्धांत की विशेषता में हम बता सकते हैं कि राज्य शक्ति पर निर्भर है, शक्ति सत्य है। प्रथम राजा बड़ा युद्ध करने वाला तथा विजयी था। तीसरा है राज्य का पहला कार्य युद्ध करना है। और चौथा बिंदु हम विशेषताओं में देखेंगे, युद्ध द्वारा राज्य उत्पन्न होता है। राज्य की उत्पत्ति का ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के केवल एक तत्व को बहुत अधिक महत्व देता है। राज्य के उत्पन्न होने में शक्ति ने सहयोग दिया है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति केवल एक तत्व द्वारा नहीं हुई। तीसरा जो सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। इसमें राज्य की उत्पत्ति संविदा कारण हुई। ये प्राचीन सिद्धांत है
17वीं और एक 18वीं शताब्दी वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय इंग्लैंड के हॉब्स, लॉक और फ्रांस के रूसो का है। विचारकों के संविदा, संप्रभुता और प्राकृतिक दशा के विषय पर मतभेद इस समझौते के विचारक मानवीय समाज के इतिहास को 2 भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम भाग जो कि राज्य के निर्माण के पहले था, उसे प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। दूसरा भाग राज्य निर्माण के बाद का है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए 3 विचारकों हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते संबंधी विचारों का अध्ययन 3 शीर्षक में हम करेंगे। प्राकृतिक अवस्था, संविदा या समझौते का स्वरूप और संप्रभुता। हॉब्स के विचार थे प्राकृतिक अवस्था। इस अवस्था में सदैव युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। मनुष्य स्वार्थी था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक का दुश्मन था। मनुष्य का जीवन एकांकी, दरिद्र, गंदा और अल्प था। विधि, शांति और सुरक्षा का अभाव था। इस प्रकार की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए और शांति और सुरक्षा सुव्यवस्था की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों ने समझौता किया। दूसरा स्वरूप है समझौते का स्वरूप, जिसमें हॉब्स ने कहा है यह समझौता व्यक्तियों और संप्रभु के मध्य न होकर केवल व्यक्तियों के मध्य हुआ था। इसमें व्यक्तियों ने अपने समस्त अधिकार संप्रभु को सौंप दिए। संप्रभु या शासक इस समझौते से अलग था। दूसरे जो विचारक थे जॉन लॉक, उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति स्वभाव से ही शांति प्रिय होता है, लेकिन इस अवस्था में 3 कमियां होती हैं: व्यवस्था, निश्चित और प्रतिष्ठित विधान, और एक निश्चित और निष्पक्ष न्यायाधीश, और सही दंड को कार्यान्वित और उनका समर्पण करने की शक्ति। समझौते का स्वरूप होगा, कमियों को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौता करके राज्य और समाज का निर्माण किया है। लॉक 2 समझौतों का होना मानते हैं कि पहला जनता के बीच, जिसे समाज का निर्माण हुआ। जनता ने अपने कुछ अधिकार राज्य को सौंप दिए। शासन ने इसके बदले जनता के लिए शांति, सुव्यवस्था और न्याय रखेगा, और जनता शासक को हटा भी सकती थी। इसलिए समझौता सीमित और विशेष प्रयोजन से था। संप्रभुता की बात करें तो लॉक मानते हैं कि समाज सर्वोच्च संप्रभु है, जो दूसरे समझौते के द्वारा व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा के उद्देश्य से अपनी शक्तियां सरकार को सौंपता है, और सरकार ठीक प्रकार से कार्य न करे तो व्यक्तियों को सरकारों को हटाने और उसका विरोध करने का अधिकार है। और सरकार की शक्ति निरंकुश नहीं लेकिन सीमित है। रूसों का भी विचार देखते हैं। रूसों ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था को आनंदमयी मानते हैं और मनुष्य एक भद्र बर्बर था। यह अवस्था असामाजिक नहीं अराजनीतिक थी। व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था और धीरे धीरे सभ्यता के उदय के साथ साथ कला और विज्ञान का विकास हुआ। निजी संपत्ति, विवाह और श्रम विभाजन के कारण समस्याएं जटिल होती चली गईं और राज्य की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इसलिए मनुष्य की असमानताओं के कारण ही राज्य अनिवार्य हुआ, जिसमें समझौते का स्वरूप हुआ। एक समझौता होना स्वीकार करते हैं रूसो कि ये समझौता नागरिकों के व्यक्तिगत स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के बीच हुआ है। ये सामूहिक समाज द्वारा ही शासन का निर्माण हुआ, शासन बना। और अगर अगले बिंदु की बात करें कि संप्रभुता होना, व्यक्तियों ने संविदा या समझौते द्वारा अपने अधिकार सामूहिक सत्ता को सौंप दिए। इसी सामूहिक सत्ता या समाज ने शासन को अधिकार या शक्ति का प्रदान की हैं, लेकिन ये इतिहास सम्मत नहीं है। इतिहास में इस प्रकार के समझौते का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। फिर जो अगला सिद्धांत है हमारे पास, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत। हैनीमैन कहते हैं कि जो समाज का आरंभ ऐसे प्रथम परिवारों से मानता है कि सबसे अधिक आयु वाले पुरुष के वंशज के नियंत्रण और छत्र छाया में एक साथ रहते हैं,
परिवारों के कबीले और कबीलों से उपजातियों और अंत में राज्य का निर्माण हुआ है। पिता या सबसे अधिक आयु वाले पुरुषों की श्रेष्ठता को सबने स्वीकारा है और परिवार की वृद्धि के साथ साथ पिता की शक्तियों में वृद्धि हुई है और बाद में राजा बन गया। पिता की आज्ञा पालन से ही वे राजा की आज्ञा मानने लगे। कुछ विद्वानों ने सिद्धांत की आलोचना की और जैक्स ने कहा है कि प्रारंभिक सामाजिक संगठन की इकाई परिवार नहीं जबकि कबीले थे। मैकलेलन ने पैतृक परिवारों के पूर्व मातृमूलक परिवारों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अब हम अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत डिस्कस करेंगे, मातृसत्तात्मक सिद्धांत। परिवार ही प्रारंभिक सामाजिक इकाई है। प्रारंभिक परिवार पितृसत्तात्मक न होकर मातृसत्तात्मक थे। परिवार में पिता के स्थान और माता का स्थान सर्वोच्च होता है। स्त्री के माध्यम से संबंध स्थापित होते हैं। संपत्ति और बच्चों पर माता का अधिकार होता था। माता राज्य करती थी और इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि प्रथम परिवार दोनों प्रकार के होते हैं और मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक, और यह सिद्धांत स्वयं प्रभु और माता की शक्तियों में भेद नहीं कर पाता। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की मैं आपसे चर्चा करूंगा समाजशास्त्र की, वो है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। लौकाक कहते हैं कि राज्य का जन्म धीरे धीरे मानव जाति के इतिहास की उस प्रक्रिया से हुआ जिसका कुछ अंश भूतकाल में छिपा है और हमें विदित है, और राज्य का निर्माण बहुत से तत्वों के कारण एक लंबे समय में हुआ है। गार्नर कहते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न महान बल प्रयोग का प्रतिफल, न व्यक्तियों द्वारा किसी प्रस्ताव या समझौते द्वारा निर्मित, न केवल मात्र परिवार का विस्तृत रूप है। ये राज्य ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया द्वारा नैसर्गिक विकास से उत्पन्न संस्था है, और राज्य के विकासवादी सिद्धांत का अर्थ है कि राज्य निर्मित नहीं अपितु विकसित है। किसी निश्चित समय में एक यंत्र की तरह नहीं बनाया गया। ये मानव जीवन के दीर्घकालीन इतिहास के प्रारंभ में आज ये नैसर्गिक विधि से विकसित होता आया है। बर्गेस कहते हैं कि राज्य इतिहास की उपज है। राज्य मानव समाज का क्रमिक निरंतर विकास है। अत्यंत पूर्ण आरंभिक अवस्था से मानवता के एक पूर्ण और सार्वभौम संगठन के रूप में विकसित हुआ है। इस दीर्घकालीन विकास क्रम में राज्य की उत्पत्ति में अनेक तथ्यों ने योगदान दिया। समाज और राज्य के निर्माण में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का सबसे महान योगदान है। सिसरो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की सामाजिकता की प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुई, और स्पष्ट है कि राज्य का निर्माण बहुत से तत्वों के कारण एक लंबे समय से हुआ है, जिन तत्वों का राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और इस प्रकार से सामाजिकता की भावना, रक्त संबंध, शक्ति, धर्म, राजनीतिक जागरूकता, ये तथ्य हैं। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन के अनुसार कहा है कि समाज पारस्परिक अर्थ प्रबंध के विकास हेतु निर्मित एक कृत्रिम उपाय है। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सोशियोलॉजी पीजीटी, यूपी यूपीएससी जीआईसी प्रवक्ता, समाजशास्त्र एग्ज़ाम के लिए मेरे चलाए गए लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कामटेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं समाजशास्त्र की वीडियोज़ डालूँगा तो आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन मोबाइल स्क्रीन पे जाएगी। सीधे वहीं से आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। त्वरित क्रम में आपको हमारे वीडियोज़ के अपलोड होने की जानकारी सेकेंडों में मिल जाएगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कामटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से मैंने, कैसे बनाया तूने आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। कामटेरिया, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।